नमस्कार मित्रों, कॉम्टेरिया एजुकेशनल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज महत्वपूर्ण परीक्षा यूपीएससी प्रारंभिक पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी। आइए हम यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के सी कोड का आंसर सॉल्व करते हैं। आइए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वेश्चन बुकलेट सी पेपर 1 सामान्य अध्ययन सॉल्यूशन। देखिए, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा बड़े ही महत्वपूर्ण समय में हुई और इस प्रकार की परीक्षाओं को देकर आप बड़े ही रिलैक्स मूड में होंगे। आइए मिलाते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, आंसर सेट क्वेश्चन सेट सी का है। यूपीएससी प्रथम प्रश्न पत्र सी क्वेश्चन सेट। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेख के स्थान और किस राज्य में है ये? तो देखिए, उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? देखिए, दिया हुआ है धौली अभिलेख उड़ीसा, एरगुडी अभिलेख आंध्र प्रदेश, जौगढ़ अभिलेख मध्य प्रदेश, कालसी शिलालेख कर्नाटक। तो देखिए, इसमें से केवल 2 ही युग्म सही हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजा और राजवंश दिया है। नानुक, चंदेल, जयशक्ति, परमार, नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार, भोज, राष्ट्रकूट। दिया है उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो देखिए, यहाँ पर भी 2 युग्म सही सुमेलित हैं। इसका भी दूसरे का भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीसरा प्रश्न लेते हैं, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है और संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। देखिए, इसमें जो सही है वो तथ्य है, जैसा कि आप जान रहे हैं ज़्यादातर इसमें तथ्य सही नहीं है। तो जो सही तथ्य है वह होगा, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हम आते हैं यूपीएससी फर्स्ट पेपर जीएस क्वेश्चन बुकलेट सी के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया है? देखिए, बड़ा ही सरल प्रश्न है। अकबर द्वारा। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया है? तो अकबर के कार्यकाल में इस प्रकार अनुवाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरे सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? तो देखिए, रामानुज की शिक्षाओं की अगर बात करें तो रामानुज ने क्या शिक्षा दी थी? रामानुज ने शिक्षा दी थी मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है। बिल्कुल सही, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। और दूसरा शिक्षा यहाँ दिया हुआ है, वेद शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रमाणिक है। ये नहीं माना था इन्होंने। और
रामानुज की आसन मुद्राओं में तर्क संगत युक्तियाँ सर्वोच्च आनंद के भौतिक माध्यम थे, नहीं, यह भी नहीं माना गया है। इसके बाद ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था, यह भी नहीं कहा गया है। तो रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था यह। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसको मार्क कर लीजिए। कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल आज यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सी, कोड सी का सॉल्यूशन करा रहा है। बड़े ध्यान से आप सुने। यूपीएससी क्वेश्चन बुकलेट सी, फर्स्ट पेपर, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में कौन से कथन सही हैं? देखिए कथन दिए हुए सोमनाथ मंदिर के बारे में कि सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिर में से एक है, बिल्कुल सही। सोमनाथ मंदिर जो है ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, बिल्कुल सही है। अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, यह भी बिल्कुल सही है, जैसा कि आप जानते हैं इतिहास से। और अगला ऑप्शन है सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए 2 ही ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है और अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बुकलेट सी, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र। निम्न कथनों में कौन सा मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? ये शरीर को पर्यावरणीय प्रतिऊर्जकों से संरक्षित करती है, नहीं, यह सही नहीं है। वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती है, बिल्कुल नहीं। वे शरीर में प्रतिष्ठा निरोधकों की तरह काम करती है, यह भी सही नहीं है। अगला है बी और टी कोशिकाओं की भूमिका पर कि वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है, बिल्कुल सही। देखिए जो बी और टी कोशिकाएं होती हैं वो शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। यूपीएससी पेपर फर्स्ट, एग्जामिनेशन डेट 5 जून 2021। आज ही के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। केवल एक पृथ्वी संकल्प के साथ मनाया जा रहा विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण का संरक्षण करें एवं एक वृक्ष जरूर लगाएं। कॉम्पिटेटिव आपसे निवेदन करता है न्यूनतम एक वृक्ष लगाने का संकल्प लें। सिर्फ पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही नहीं अपितु पूरा वर्ष, पूरा दिन ही पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएं। देखिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन बुकलेट सी। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। परासूक्ष्म कण मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। दूसरा तथ्य है कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री के निर्माण में काम आते हैं, बिल्कुल सही है। प्रसाधन सामग्री के निर्माण में परासूक्ष्म कण कार्य आते हैं। और कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित है, बिल्कुल सही है। देखिए ये ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? तो देखिए किसका उपसाधन हो सकता है डीएनए बारकोडिंग? किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए, बिल्कुल गलत है। डीएनए बारकोडिंग किसी की आयु को नहीं ज्ञात करता है। दूसरा लेते हैं समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, बिल्कुल सही, यह ऑप्शन सही होगा। समान दिखने वाली प्रजातियों की भिन्नता जानने के लिए।
और ऑप्शन 3 कह रहा है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पचाने के लिए। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी 2 एंड 3 ये सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन बुकलेट सी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो वातावरण में उपयुक्त में से किसकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? तो देखिए अम्ल वर्षा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण होती है, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से अम्ल वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन बुकलेट सी फर्स्ट पेपर यूपीएससी प्री एग्ज़ाम। देखिए क्वेश्चन 11 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं, और लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ से में उच्च अवशोषण होता है और इसमें ताप प्रभाव होता है। यह भी बिल्कुल गलत है। देखिए दोनों ही कथन निराधार हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, न ही 1 न ही 2, 11 का डी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कस करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। देखिए बीड़ी बीड़ी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है, ऐसा हमने कहीं नहीं सुना। यह हमें कथन निराधार लगता है। दूसरा कथन देखते हैं। दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। बिल्कुल सही। दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं, यह तो कथन पुष्टि कर रहा है। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन सही होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। आर्मीनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। उपयुक्त में कौन तुर्की राज्यों के संगठन का सदस्य है? देखिए तुर्की राज्यों के संगठन का जो सदस्य है वह इसमें से अजरबैजान है और उज्बेकिस्तान है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा बड़ी कठिन परीक्षा और दिनों रात बच्चे मेहनत कर कर इस यूपीएससी परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल नित्य निरंतर आपके समक्ष खड़ा रहता है। हर प्रकार की परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर को बड़े ही सरल तरीके से सॉल्व करता कॉम्टेरिया विश्व में शिक्षा के एक नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। अगर आपने कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सॉल्व सिनेरियो को देखने के लिए अभ्यर्थियों के मन में बड़ी लालसा होती है, इसलिए कृपया इस वीडियो को सॉल्व जरूर करें। जो भी अभ्यर्थी क्वेश्चन सेट सी ऑप्ट किए हैं उनको बड़ी सहजता से कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल की तरफ से यह सॉल्व पेपर एक मार्गदर्शक प्रतिरूप प्राप्त करेगा। और आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कथनों पर विचार कीजिए। कथन बहुत कुछ कहा जाते हैं बिना कहे। देखिए गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। यह निराधार बातें हैं। गुजरात में कोई भारत का विशालतम सौर पार्क नहीं है। दूसरे कथन पर विचार करते हैं। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिल्कुल सही है। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। बहुत ही सही कथन है। और
तीसरा बिंदु चर्चा कर रहा है कि गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टी परियोजना है। ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। केवल 2 पुष्टि करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ प्रस्थान करते हैं। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथनों के विचार की चर्चाएं चल रही हैं कि किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अधिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। बिल्कुल सही कह रहा है कथन। दूसरा कथन कहता है सभी राज्यों के चाहे वे तटीय हो या भूमध्य भाग हो, जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। बिल्कुल सही, यह अधिकार होता है। तीसरा कथन कहता है अन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी। बिल्कुल सही, तीनों ही कथन पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एक नए आयामों को स्थापित करती क्वेश्चन के कठिनतम स्तर को प्रदर्शित कर रही है। बड़े सहज ही प्रकार से कोई विद्यार्थी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए बड़ी ही कठिन तपस्या के साथ आप इस परीक्षा की तैयारी करें एवं कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल के महत्वपूर्ण वीडियोस की सहायता से आप अपने आयामों की प्रतिदर्श की रूपरेखा को स्थापित करें और एक प्रतिदर्श मार्गदर्शन प्राप्त करें। आइए हम चर्चा कर रहे हैं आज यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा क्वेश्चन सेट सी को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का क्रम आ चुका है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सिकांकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। देखिए, प्रश्नों का स्तर बड़ा ही सजीले और ऐसे अति कल्पनीय प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं कि विद्यार्थी सहज ही चकित हो जाता है। इसलिए अपनी तैयारी को एक नए आयाम की तरफ ले जाए। एनसीईआरटी के हर एक पहलुओं पर चर्चा परिचर्चा एवं हर तरह के इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित और इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए इस तरह के प्रश्नों पर आप अटैक करें और देखें कि किस प्रकार के प्रश्नों की इस समय श्रृंखलाएं चल रही है। ऐसी ही श्रृंखलाओं और ऐसे ही मानकों को प्रस्तुत करते हुए तैयारी के आयाम को स्थापित कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि क्या कुछ कहता है सिकाकू द्वीप विवाद। पहला कथन कह रहा है आमतौर पर माना जाता है कि दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई कथन पुष्टि नहीं करता है। दूसरा कथन है कि चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। बिल्कुल सही, यह एकदम ज्वलंत मुद्दा रहा है, ऐसे ही विवाद होते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन बी तक ही हमें आंसर प्राप्त हो गया, इसलिए हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चर्चा करते हैं कि युग्मों पर विचार करें। देश है और हाल ही में समाचार में होने का महत्वपूर्ण कारण है। किस देश का क्या ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या कारण है। देखिए, पहला जो बिंदु है कहता है कि चाड चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना, गिनी जो है सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन, और लेबनान में गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी, और ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। देखिए, इस प्रश्न में 3 कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र और उनके देश। देखिए, अनातोलिया तुर्की, अम्हारा इथियोपिया, काबो डेलगादो स्पेन, कातालोनिया इटली। इसमें से भी
दो युग्म जो है सही सुमेलित है। 18 का भी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न बड़े ही ज्वलंत मुद्दे से पूछे जा रहे हैं। अब डायरेक्ट प्रश्न नहीं आते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल एक्टिविटी से संबंधित प्रश्नों की बौछार यूपीएससी लगातार किए जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन सेट सी के सभी प्रश्नों के आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 5 जून 2022 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपके समक्ष यूपीएससी प्रथम प्रश्न पत्र के क्वेश्चन सेट सी को सॉल्व करा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में प्रकाश डालते हैं। वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करो। पहला है, वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। देखिए बिल्कुल सही है, वन्यजीव जो है एकमात्र सरकार की संपत्ति होती है। दूसरा कथन कहता है वन्यजीव संरक्षण के बारे में, जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर हो, समान संरक्षण का हकदार है। बिल्कुल सही, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में ऐसा ही कहा गया है कि जो जीव संरक्षित किया गया है, घोषित किया गया है वन्यजीव, वह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर हो, समान संरक्षण का हकदार होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही है। देखिए बड़े ही अच्छे प्रश्न फ्रेम किए गए हैं यूपीएससी द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 हम लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है। देखिए कवकों के कृषक जो हैं वो हैं चींटी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। कवकों के कृषक हैं चींटी। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन सेट सी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनके कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय नहीं, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग बिल्कुल नहीं, श्रम ब्यूरो। देखिए श्रम ब्यूरो ही ऐसा ब्यूरो है जो कि फैक्ट्रियों में कामगार नियुक्त करता है, औद्योगिक विवाद की समापन करता है, छटनी करता है और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, लेबर ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 22 सेट सी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका है। देखिए कोयला नियंत्रण संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि कोयला नियंत्रण संगठन भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख होता है। बिल्कुल सही, कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है, यह बिल्कुल सही है। और यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। बिल्कुल सही। और ये कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण भी करता है। बिल्कुल सही। ये तीनों कथन पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के प्रारंभिक तीनों कथन पुष्टि करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा इसके परिणाम की सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। देखिए इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही है, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह ऑप्शन पूरी तरीके से पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत स्वच्छता गठबंधन
धारी स्वच्छता को संबंधित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। देखिए, यह पुष्टि नहीं कर रहा है। दूसरा कथन हम पढ़ते हैं, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत में आवासन शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षक निकाय है और ये शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के नव प्रवर्तन हल उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 कथन पुष्टि करता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन सेट सी, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत गठित किया गया राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। देखिए, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुरक्षा द्वारा स्थापित समिति उसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है, बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा अगला कथन, पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन 3 कहता है यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूनाइटेड नेशन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तीसरा ही कथन पुष्टि करता है। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र में 100 प्रश्नों की श्रृंखलाएं होती हैं। 100 प्रश्न में से आपको अपनी मेरिट के हिसाब से, अपनी प्रतिभा के हिसाब से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। कम से कम अगर आपके 55 प्रश्न सही हों या 50 प्रश्न सही हो तो आप चयनित की श्रेणी में अपने आप को रख सकते हैं। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कठिन तैयारी के ऐसे आयामों को पार करती जा रही है कि आपको निरंतर कठिन और निरंतर प्रयास करते हुए इस परीक्षा को अटेम्प्ट करना चाहिए। आइए 27वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में शिक्षा का मुफ्त प्रसार और प्रचार करने के लिए कटिबद्ध है। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पूरे भारत में शिक्षा के एक नए आयाम को स्थापित करने के लिए पूर्णतः निःशुल्क चैनल की एक क्रमबद्ध लेक्चरों की श्रेणी स्थापित करता है। हर प्रकार के लेक्चर्स, हर विषय के लेक्चर्स आपको कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर करंट अफेयर्स, सोशियोलॉजी के साथ ही साथ यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरएएस, एचपीएएस और एचसीएस के सभी लेक्चर्स आप प्राप्त कर सकते हैं कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल से। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यूपीएससी प्री क्वेश्चन पेपर। सेट सी है यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड, पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? देखिए, पोलर कोड क्या होता है, पहले इसके बारे में आप चर्चा करें। दिया है पोलर कोड के बारे में कि ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए ये सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है, बिल्कुल सही। देखिए, यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। इसके बाद दिया है यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्रों में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है, ऐसा नहीं है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है, ऐसा भी नहीं है। फिर दिया हुआ है यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक सुरक्षा समझौता है, ऐसा नहीं है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि ध्रुवीय पोल जो है वो ध्रुवीय कोड जो है ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए एक सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। आइए अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन सेट सी, यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। देखिए, बिल्कुल सही है।
अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक की स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। बिल्कुल सही। यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल सही। तीनों कथन पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, चाय बोर्ड के संदर्भ में विचार हो रहा है। चाय बोर्ड सर्वाधिक सांविधिक निकाय है। बिल्कुल सही। चाय बोर्ड एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। दूसरा कथन कहता है ये कृषि किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। ऐसा कुछ नहीं है। यह कृषि कल्याण नियामक से संबंधित किसी प्रकार का कोई निकाय नहीं है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बिल्कुल गलत है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में नहीं स्थित है। चौथा कथन कहता है इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय। बिल्कुल सही। इसको दुबई और मॉस्को में भी विदेशी कार्यालय हैं। ऑप्शन नंबर 1 और 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी पूरी तरीके से इन कथनों की पुष्टि करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 29। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। देखिए, ग्रीन वॉशिंग जैसा कि शब्द से ही परिचित हो रहे हैं। पहला कथन कहता है मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली यानी कि इको फ्रेंडली और पर्यावरणिक रूप से उपयुक्त है। बिल्कुल सही। ये ऑप्शन सही है, इसलिए आपको आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं, यही कहलाता है ग्रीन वॉशिंग। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। बिल्कुल सही। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही। और घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन EC20 से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। बिल्कुल गलत। देखिए, दो ही ऑप्शन सही है। पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 31 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। आंध्रा, केरल, हिमाचल और त्रिपुरा उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं चाय उत्पादक राज्य जो है इसमें से केवल 3 ही राज्य हैं। आंध्र, केरल, हिमाचल और त्रिपुरा में से केवल 3 ही राज्य चाय का उत्पादन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चारों के चारों उत्पादक नहीं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में साख क्षमता निर्माण एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई विनियमन नहीं करता RBI। ऑप्शन नंबर 2। ICRA नाम से जाने जाने वाली क्षमता निर्माण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। बिल्कुल सही, यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34। बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्न कथन से कौन से सही हैं। देखिए, RBI का गवर्नर BBB का चेयरमैन होता है। बिल्कुल नहीं, RBI के गवर्नर BBB का चेयरमैन नहीं होता है। BBB सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। बिल्कुल सही। BBB सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35। परिवर्तनीय बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, परिवर्तनीय बांड के बारे में विचार हो रहा है।
चूँकि बांड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बांड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर भुगतान करते हैं, बिल्कुल सही। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बांड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता की मात्रा प्रदान करता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 1 और 2 दोनों ऑप्शन पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे चर्चा करते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, और तीसरा ऑप्शन दिया है, बिंदु दिया है शंघाई सहयोग संगठन। तो भारत किसका सदस्य? देखिए, भारत इन तीनों ही निकायों का, तीनों ही संगठनों का सदस्य है। भारत एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का भी सदस्य है, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का भी सदस्य है, और शंघाई सहयोग संगठन का भी सदस्य है भारत। क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के बिंदु कहते हैं कि हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा, बिल्कुल सही बात है। वियतनाम बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है, बिल्कुल गलत है। वियतनाम का नेतृत्व जो है बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली द्वारा नहीं होता है। और अगला बिंदु है, वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर ध्यान होने से जुड़ा है, बिल्कुल सही, ऐसी ही बात लगती है। और चौथा ऑप्शन है, लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है, बिल्कुल सही। इसी गुण की वजह से यह आकर्षित कर रहा है हर तरह के व्यापार को। अगला है वियतनाम का तथ्य कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में, नहीं ऐसा नहीं है, वियतनाम में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। तो ऑप्शन 1, 2, 1, 3 और 4 ही करेक्ट है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 को लेते हैं। भारत में निम्न में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? देखिए, उपभोक्ता मामले विभाग है, या व्यय प्रबंधन आयोग है, या वित्तीय स्थिरता विकास परिषद है, या भारतीय रिजर्व बैंक है। तो देखिए, मुद्रास्फीति को बनाने बिगाड़ने का सारा ब्यौरा और नियंत्रण, कीमत बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व तो जो है भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, नॉन फंजिबल टोकन NFTs के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। NFT के कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आए हैं और क्या इनके कथन है? तो ये भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं, बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही करते हैं। अन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है, बिल्कुल सही है NFTs के बारे में। तीसरा कथन कहता है उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए इनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। जलाशय और राज्य, देखिए, घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मैथेन छत्तीसगढ़। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो एक ही युग्म इसमें सुमेलित है, इसके अलावा तीनों युग्म मुझे असुमेलित दिख रहे हैं, इसलिए इसमें से 3 युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एक ही युग्म सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व्ड और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्न में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? देखिए, आरक्षित विषयों की अगर चर्चा करें, आरक्षित विषय कौन से होते हैं? न्याय प्रशासन आरक्षित विषय होता है, स्थानीय स्वशासन आरक्षित विषय नहीं होता है, भू राजस्व आरक्षित विषय होता है, और पुलिस भी आरक्षित विषय होता है। तो न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस यह आरक्षित विषय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चर्चा करते हैं। मध्यकालीन भारत में फड़म किसे निर्दिष्ट करता है? देखिए, फड़म जो होता था वो सिक्के का नाम था।
फड़म एक प्रकार का सिक्का होता था। 42 का बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्रामियों सेनानियों पर विचार कीजिए। देखिए स्वतंत्रता संग्रामियों की बात हो रही है कि गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे तो वारेंद्र कुमार घोष नहीं, जोगेश चंद्र चटर्जी नहीं, राज बिहारी बोस जो है ये गदर पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। राज बिहारी बोस, ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 42 का। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में कथन पर विचार करें। देखिए क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया था, कह रहे हैं कि संविधान में प्रांतीय विधानसभाओं और भारतीय रियासत द्वारा नामित सदस्य होंगे। ऐसा कोई बात क्रिप्स मिशन में नहीं की गई थी। अगला कह रहा है नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट है। 44 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ही कथन पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नैतिककरण, परशिष्टवर्धन पर्वन, अवनाद अवदान शतक और त्रिष्टि लक्षण महापुराण। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से जैन ग्रंथ हैं। जैन ग्रंथों की हम चर्चा करें तो देखिए परिशिष्ट पर्वन यह जैन ग्रंथ है और दूसरे जैन ग्रंथ की चर्चा करें तो विशिष्टि लक्षण महापुराण। तो केवल 2 और 4 जो दिया है इस लिस्ट में वह जैन ग्रंथ हैं। ऑप्शन नंबर बी 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने गए, जैसे आर्यदेव जैन विद्वान, दिगनाग बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। तो देखिए इसमें पूछा है कि युग्म सही सुमेलित है। इसमें से देखिए 2 युग्म मुझे सुमेलित लग रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन को पूछने का क्रम और प्रश्नों के पूछने का तरीका बदल दिया यूपीएससी ने। आप देख रहे हैं सीधा सीधा नहीं पूछता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, पूछता है 3 दिए हैं इसमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 47 कहता है भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। बिल्कुल गलत है, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में नहीं हुआ था। अगला कहता है अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। बिल्कुल सही है। आप कॉम्टेरिया के मध्यकालीन पूर्व मध्यकाल के लेक्चर को अगर सुनेंगे तो इसी पर मैंने बड़ी विस्तृत चर्चा की है कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा था और उस शहर पर घेरा डाल दिया था। यह मैंने बड़ी विस्तृत तरीके से कॉम्टेरिया पर अलाउद्दीन खिलजी के लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आप चाहें तो उस लेक्चर को देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत के लेक्चर्स में कॉम्टेरिया ने इस बिंदु को बड़े अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी की केवल दूसरा कथन पुष्टि करता है, ऐसा सही है। देखिए हम यहाँ पर सेट सी की चर्चा कर रहे हैं। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र सेट सी को हम सॉल्व कर रहे हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कुलाह दारन कहलाते थे। देखिए बड़ा ही सरल प्रश्न है और सीधा प्रश्न पूछा गया है। काफ़ी अच्छा लगा ऐसे प्रश्नों को देखकर। देखिए जो सैयद थे उन्हीं को कहा जाता था कुलाह दान। सैयद को ही कहते थे कुलाह दारन। क्वेश्चन नंबर 48 का डी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारतीय इतिहास के क्रम में विचारों की श्रृंखलाएं चल रही हैं। अब इस पर हमें 3 कथन दिए हैं कि डच ने पूर्वी तटीय लोगों में गजपति शासन द्वारा प्रदान की गई ज़मीनों पर अपनी फैक्ट्री गोदाम स्थापित की। बिल्कुल सही है। अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत गोवा को छीन लिया था। बिल्कुल सही। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य से एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। बिल्कुल सही। तीनों कथन पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी पूर्णतः सही है। आइए अब अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार
क्या सही है? देखिए 3 कथन यहाँ पर भी दिए हुए हैं, हमें देखना है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से क्या सही है। कौटिल्य हुए, विष्णुगुप्त हुए, चाणक्य हुए, सब एक ही हैं, एक ही व्यक्ति के 3 नाम। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति हो सकता था, यह कथन बिल्कुल पुष्टि करता है। स्त्रीदास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जन्म कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कहता है यदि स्त्रीदास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था, बिल्कुल गलत है, ऐसा निराधार है। ऐसी कोई व्यवस्थाएं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं की गई, इसलिए केवल 1 और 2 कथन पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए अब हम आधे पड़ाव को पार कर चुके हैं, अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की आधी श्रृंखलाओं पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए बचतों की निगरानी करता है वो क्या है? देखिए जलवायु कार्रवाई ट्रैकर जो है यह अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस होता है। आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, बिल्कुल सही मैं बता रहा हूँ। यह अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस होता है। क्वेश्चन नंबर 51 का यह ऑप्शन करेक्ट है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि जलवायु समूह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ किया, बिल्कुल निराधार है, ऐसा कोई पहल प्रारंभ नहीं किया गया है। EP100 ऊर्जा दक्षता में नौ प्रवर्तक को प्रेरित करने और उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है, बिल्कुल सही, ऐसा करता है। अगला कथन कहता है कुल भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। देखिए यह कथन भी बिल्कुल सही है। अगला कथन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोएलिशन का सचिवालय है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन 1, 3 और 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बी पूर्णतः सही है। UPSC प्रारंभिक परीक्षा अपने अरमानों को संजोए। किसी प्रकार से तैयारी के लिए निकले बच्चे जो 21 वर्ष की उम्र में ही अपने मन में भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मन में एक संकल्प लिए प्रयागराज, दिल्ली, पटना की तरफ प्रस्थान करते हैं और इस परीक्षा के दिन का बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो लगे रहें, जमे रहें, बने रहें। कॉम्टेरिया आपके साथ लगा हुआ है। कॉम्टेरिया एजुकेशनल चैनल से बराबर मोटिवेशन प्राप्त करते रहें और लवासना जाने के संकल्प को पूर्ण करने में आप अपने आप को एक नए पथ प्रदर्शक के रूप में स्वयं ही परिलक्षित करें। क्वेश्चन नंबर 53 हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर वर्षावन उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, निश्चित आर्द्र भूमियाँ इसे गुर्दे की तरह काम करता है, तो निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? क्या कार्य होगा आर्द्र भूमि? व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ वेटलैंड्स? देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। मैं बता दूं कि जलीय पादप भरी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं, ऐसी ही भूमि को आर्द्र भूमि की तरह से परिलक्षित कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा, जलीय पादप भरी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेना सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है कि मैं आर्द्र भूमि हूँ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर डी पूर्णतः सही है। आर्द्र भूमि की परिभाषा को 100% परिलक्षित करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ मूव करते हैं। WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के संदर्भ में
निम्न कथन पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है उसके बारे में चर्चा परिचर्चाओं को बताइए। देखिए, PM25 का 24 घंटा माध्य 15 न्यूटन ग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM25 का वार्षिक माध्य 5 न्यूजी मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही है। किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं, ऐसा नहीं पुष्टि कर रहा है। PM10 फेफड़ों के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है, ऐसा भी कुछ प्रमाणित नहीं करता इस बात को। वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए, कभी कभी समाचार पत्र में गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है जो कि बताते हैं कि गुच्छी क्या है। देखिए, गुच्छी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह एक कवक है। बिल्कुल सही कहा गया है, यह एक कवक है। यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। बिल्कुल सही। उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, न हमने कहीं सुना है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट है, इसीलिए 55 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर बताता है पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट के संदर्भ में, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, कथनों पर विचार कीजिए कि कौन से सही हैं। देखिए, पॉलीएथिलीन हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने के लिए सम्मिश्रित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग कर अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया। इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। देखिए, ऐसा संभव नहीं है, बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के वह नहीं किया जा सकता। इसमें सारी ग्रीन हाउस गैसें ही निकलती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का ए ऑप्शन पूर्णतः सही है। चर्चा करते हैं क्वेश्चन बुकलेट सी, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र, क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में कौन सा पक्षी नहीं है। देखिए, गोल्डन मासिर, इंडियन नाइजार, स्पून बिल और वाइट आइबिस। देखिए, इसमें से जो गोल्डन मैसिर है ये पक्षी नहीं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकरण पादप हैं। देखिए, अल्फाल्फा, चौलाई, चना, तिबलिया घास, कुल्फा और पालक। अब इसमें हमको बताना नाइट्रोजनी यौगिकरण पादप हैं, तो इसके क्रम को चुनना होगा कौन कौन से हैं। इसमें देखिए, अल्फाल्फा है नाइट्रोजनी यौगिकरण, और इसके बाद चना है और तिबलिया घास है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न स्थितियों में किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बात होती है। देखिए, बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो होता है, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों यानी कि कोरल रीफ्स की बहाली। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, यही है बायोरॉक टेक्नोलॉजी। मियावांकी सिद्धांत, मियावांकी पद्धति, तो मियावांकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन नहीं, आनुवांशिक रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास नहीं, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। बिल्कुल सही। मियावांकी सिद्धांत जो है, पद्धति जो है, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करने के लिए स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु, कोविन,
डिजी लॉकर और दीक्षा। देखिए ऐप्स की बात हो रही है। अब कहा जा रहा है कि उपयुक्त में कौन से ओपन सोर्स डिजिटल नेट प्लेटफॉर्म पर बनाए गए, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए ऐप्स हैं आरोग्य सेतु है, कोविन है, डिजी लॉकर है और दीक्षा। ये चारों के चारों ही ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए ऐप हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा फर्स्ट प्रश्न पत्र क्वेश्चन सेट सी। वेब 3.0 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए वेब 3.0 के संदर्भ में बता रहा है कि क्या सही है। वेब 3.0 प्रौद्योगिकी व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं, बिल्कुल सही। वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं, बिल्कुल सही। वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा संग्रहित रूप से परिचालित किया जाता है, बिल्कुल सही। ये सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है उससे बताना है कि कौन से कथन सही है। 63 अब कहता है सास क्रयकर्ता प्रयोक्ताओं अंतरपृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं, बिल्कुल सही। सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं, बिल्कुल सही। आउटलुक हॉटमेल और याहू मेल सॉस के रूप में, बिल्कुल सही। तीनों के तीनों ही सही है। 63 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जनसंचार माध्यमों बहुचर्चित प्रभाजी कक्षी बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। देखिए अंतरिक्ष में अंतर्बिंबित मिसाइल का प्रमोचन पृथ्वी की ताप बढ़ाने हेतु क्षुद्रग्रह का सामना कर उनकी अंतरिक्ष में विस्फोट करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत। कोई अंतरिक्षयान उनके कक्षी गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर ठहरता है उतरता है, नहीं, ये भी सही नहीं है। कोई मिसाइल पृथ्वी के परतः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 64 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्न में से कौन से प्रसंग में होता है। देखिए क्यूबिट का जो उपयोग होता है क्लाउड सेवा में, क्वांटम संगठन में, जिस प्रकार संचार प्रौद्योगिकी में, बेतार संचार प्रौद्योगिकी। देखिए ये क्वांटम संगणन में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 का भी ऑप्शन सही। क्वांटम संगठन में निम्न संचार प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए और देखिए कि कौन सी लघु परास युक्ति प्रौद्योगिकी मानी जाती है। देखिए 66 कहता है इसमें से है कि निकटतम परिपथ क्लोज सर्किट टेलीविज़न ये नहीं मानी जाती है इस तरह की युक्ति। रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण मानी जाती है प्रौद्योगिकी और लघु परास युक्तियाँ, और बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क भी लघु परास की युक्तियाँ मानी जाती हैं। 66 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्न कथन पर विचार कीजिए। जैव परत मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरूपों पर बन सकती है। जैव परत खाद्य पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। देखिए ये सारे ही ऑप्शन सही है। जैव परत हर जगह बन सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 67 का सही है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है प्रजैविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर चर्चा कीजिए और उपयुक्त में से कौन से सही हैं। देखिए प्रजैविक जीवाणु प्रोटीन दोनों के बने होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रजैविक जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु नैसर्गिक काल में हमारी आहार नली में नष्ट पाए जाते हैं, गलत है। प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 कोविड-19 विश्व महामारी रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के प्रसंग में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि कौन से कथन सही है। देखिए इसमें दिया हुआ है भारतीय सीरम संस्थान mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की है, बिल्कुल गलत। स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोगवाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है, बिल्कुल सही। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से संभव प्रभाव होंगे।
आपको बताना होगा कूट से कि कौन से संभव प्रभाव इसमें लागू होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए, जीपीएस और दिव्य संचालन प्रणालियां विफल हो सकती हैं, बिल्कुल सही। विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, बिल्कुल सही। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से तीव्र ध्रुवीय ज्योतियाँ घटित हो सकती हैं, बिल्कुल सही। ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नि घटित हो सकती है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। उपग्रहों की कक्षाएं विषुवत हो सकती हैं, बिल्कुल सही। ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ने वाले वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर 1, 3, 4, 6, 7 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन सी इज टोटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानचेस्टर स्रोत है? देखिए, कपास है कि धान है या गन्ना है, गेहूँ? जैसा कि आप जानते होंगे, बड़ा ही सरल प्रश्न है। गेहूँ इसका पूर्णतः स्रोत होता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 72 पे डिस्कस करते हैं कृषि की धान गहनता प्रणाली। इसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है। इसका क्या परिणाम होता है? क्लेदन और शुष्कन करने से देखिए बीज की कम आवश्यकता पड़ती है, मेथेन का कम उत्पादन होता है और बिजली की कम खपत होती है। 72 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? देखिए, जो लेक फगुबिन है ये सूख कर पूरी मरुस्थली हो चुकी है। यह जो झील है लेक फगुबिन। 74वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी यानी कैंथन निम्न नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? तो दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी जो है वह पेन्नार नदी से निर्मित हुई है। निम्न निगमों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। कौन कौन से? देखिए, नामचा बरबा गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नोकरेक सिक्किम हिमालय। देखिए, इसमें सिर्फ नंदा देवी कुमाऊं हिमालय सही है, क्योंकि नामचा वर्मा गढ़वाल हिमालय में नहीं है, नोकरेक जो है सिक्किम हिमालय में नहीं है, और नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है, इसलिए 75 का बी ऑप्शन सही होगा। 75 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लगभग 3/4 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 76 पे जाते हैं। अक्सर समाचार में सुनाई देने वाला शब्द है कि लिवेट मोटे तौर पर किस क्षेत्र से संगत होता है? देखिए, लिवेट जो होता है पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है। लिवेट जो है पूर्वी मध्य सागर के बीच का क्षेत्र है, तट के पास का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न देशों पर विचार करें। अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब बताना है कि सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, तो किसकी सीमाएं लगती हैं? देखिए, इसमें लगती हैं ताजिकिस्तान की सीमाएं लगती हैं, तुर्कमेनिस्तान की सीमाएं लगती हैं और उज्बेकिस्तान की सीमाएं लगती हैं। 77 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनाजाइट में थोरियम होता है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। इसमें है कि मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, बिल्कुल सही है। मोनाजाइट में थोरियम होता है, यह भी बिल्कुल सही है। और भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित कर निर्यात कर सकती है, बिल्कुल सही है। 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन बी पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन सेट सी, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र। कॉम्टेरिया नित्य निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करता जा रहा है और विद्यार्थियों को पूर्णतः निःशुल्क क्वेश्चन पेपर और हर तरह की एजुकेशनल गजट्स, एजुकेशनल रिव्यूज़, एजुकेशनल रिवोल्यूशन, एजुकेशनल के एक नए रिवोल्यूटेड जो पैटर्न है उससे अवगत कराता रहता है। इसी क्रम में कॉम्टेरिया आज उत्तर प्रदेश
के विद्यार्थियों और पूरे भारत के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा ही रोचक अवसर लेकर आया है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र पूर्णतः सॉल्व कराया जा रहा है, जो कि सेट सी को मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 79 का क्रम आ चुका है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पे जो हमारा होता है वो होता है जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। देखिए, हेकेरा आर्द्रभूमि पंजाब, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल, रुद्रसागर झील त्रिपुरा और सस्थाम कम्बोलम झील ये तमिलनाडु। इसमें बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं, इसमें से कितने युग्म जो हैं वो सही सुमेलित। देखिए, इसमें से 2 ही युग्म सही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है निम्न कथन पर विचार कीजिए। एसएच सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल सही। भारत का संविधान सिविल अवमानना आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। ऐसा कोई परिभाषित करने का प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति नहीं था। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1, 2 और 4 बिल्कुल सही हैं, इसलिए 81 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी विधि अधिकारी विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त, लेकिन कारपोरेट वकील पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए। दूसरा कथन कहता है बार काउंसिल को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकार करने की शक्ति है। देखिए, इसमें न तो पहला ही सही है और न तो दूसरा ही सही है, दोनों ही तथ्य निराधार है। 82 का डी ऑप्शन सही। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। ऐसा कोई अपेक्षा नहीं है। किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती है। इसे राष्ट्रपति के पास बाद में बनाने के बाद ले जाया जाता है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। बिल्कुल सही। यह भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर ही होता है और उन्हें अनुमति देनी ही पड़ेगी। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन बी 2 और 3 पुष्टि करते हैं, बिल्कुल सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 84 कहता है भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणी कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, उपमंत्री में वर्गीकृत करता है। देखिए, ऐसा कोई नहीं करता है, कुछ प्राविधान नहीं है। भारत सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह बिल्कुल सही है। मंत्रियों के लिए यह मानक बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 ही सही होगा। 84 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ। देखिए, लोकसभा की शक्तियों के बारे में चर्चा करते समय आप भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था पर पूर्णतः एक विस्तृत अवलोकन करते हैं। आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। कहता है आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन नहीं होता है। अगला बिंदु कहता है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। बिल्कुल सही। यह कथन पूर्णतः पुष्टि करता है। तीसरा कथन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। ऐसा नहीं है। राज्यसभा की भी अनुमति इसमें जरूरी है, इसलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सही है। 85 का बी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 86 पे चर्चा करते हैं कि भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, विचारों पे चर्चा करने की बात कर रहा है। ये कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई समदृष्टिक विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। और यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारियों को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? देखिए, इसमें से आपको केवल दूसरा कथन कि यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी की दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है, इसलिए यहाँ पर भी ऑप्शन बी सही होगा। अगला हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्न कथन पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी भारत का सॉलिसिटर जनरल सरकार के समक्ष अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति है। देखिए, ऐसी किसी प्रकार की शक्तियां नहीं देता है भारत सरकार। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे सकता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। ऐसा कोई बात नहीं है, सारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इनको इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह देश की न्याय व्यवस्था के लिए समर्पित है, अपने कार्य को निरंतर कर सकते हैं। यह हमारे विधायक और सांसद नहीं है कि सरकार चली गई तो उनको इस्तीफा देना होगा। यह एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो कि न्याय के लिए पूर्णतः समर्पित है। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि कौन से कथन सही हैं। देखिए, रीटों पर विचार करते हैं। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसके कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया है परमादेश नहीं होगा, बिल्कुल सही। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो शासनादेश नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है, शासनादेश होता है, परमादेश किया जाएगा। कोई भी लोक श्रवण व्यक्ति, पब्लिक पर्सन, अधिकारी इच्छा को वांटो ऋण प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है, बिल्कुल सही, याची हो सकते हैं आप। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन सी पूर्णतः पुष्टि करता है। कॉम्टेरिया इसी प्रकार के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराकर और आपके हर प्रकार के तैयारी के एक नए आयाम को स्थापित करता कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल आज यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र के सेट सी को लगभग समापन की तरफ ले जा रहा है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि कॉम्टेरिया एक एजुकेशन के नए आयामों को स्पर्श कर रहा है। आइए अब हम आगे के और प्रश्नों पर चर्चा परिचर्चा का क्रम स्थापित करते हैं। अब सिर्फ हमारे पास बहुत ही गिने चुने प्रश्न बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पर चर्चा करते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए कि कौन से सही है। देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्वेश्चन नंबर 89, इसमें कह रहा है कि प्राइवेट अस्पताल सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। देखिए, आयुष्मान भारत के विषय में यह सही नहीं है, क्योंकि इसका लाभ स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है। अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी ही सिर्फ करेक्ट है, तीसरा ही ऑप्शन पूर्णतः करेक्ट है, तो 89 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 90 पर चर्चा करते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन से सही हैं। देखिए, लोकसभा के कार्य पद्धति कार्य संचालन नियम के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा
जो अध्यक्ष नियत करे, बिल्कुल सही। यह आज्ञापरक और बंद है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल या शासक दल से होगा, ऐसा कोई नहीं है नियम। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसे होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। देखिए 90 का ऑप्शन ए सही है, केवल पहला और तीसरा बिंदु चर्चा का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 91, अब हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सिविल सेवा प्रथम प्रश्न पत्र, क्वेश्चन सेट सी। त्वरित वित्तीय प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है? देखिए ये जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है, ये किसके उपबंधों से संबंधित है? तो इसका सीधा उत्तर होगा विश्व बैंक के उपबंधों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कथन पर विचार करके बताएं कौन से सही हैं। देखिए कथन हम पढ़ते हैं, अंकित प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक सुधार को दर्शाता है, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति NEER और REER के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 और 3 बिल्कुल सही हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन सी पूर्णतः सही है। आइए अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से सही हैं। देखिए यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता भारतीय रिजर्व बैंक। यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो RBI बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है, बिल्कुल सही। यदि USA या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इसमें संभावित रूप से RBI की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सही है, तो 93 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 94, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए कौन से सही हैं। देखिए ये G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है, बिल्कुल सही। यह आधारित ऋण वाले निम्न अन्य देशों को सहायता देने की पहल है, बिल्कुल सही। पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही है, 94 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन सेट सी, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र समापन की तरफ चल रहा है। कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल आज यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूर्णतः सॉल्व करा रहा है। आप पूरी तरीके से ध्यान को बनाए रखें और अपने क्वेश्चन पेपर को खोलकर सारे क्वेश्चन के आंसर्स को नोट करें और डिस्क्रिप्शन को भी सुनते रहें। बहुत लाभकारी लेक्चर होगा और आगामी यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिदर्श पत्र की तरह से यह कार्य करेगा। एमपीपीसीएस के स्टूडेंट, यूपीपीसीएस के स्टूडेंट और 67वीं बीपीएससी पीटी के स्टूडेंट बड़े ही सावधानीपूर्वक इस प्रश्न पत्र के सलूशन को अवलोकित करें। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति बॉन्ड के क्या लाभ हैं? देखिए कौन से कथन सही हैं, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। सरकार II-20 के रूप में अपने ऋणदाता पर दरों को कम कर सकती है, बिल्कुल सही, कम कर सकती है। II-20 निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही। ये दोनों कथन सही हैं। अगला कहता है कि II-20 पर प्राप्त ब्याज और साथ पूंजीगत
लाभ कर योग्य नहीं होते, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। ये दो ही कथन शुरू के सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है भारत में कार्य कर रहे विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन से कथन सही हैं, इसकी चर्चा कीजिए और दोनों कथनों में से आप चर्चा परिचर्चाओं को बताइए। देखिए, अपने प्लेटफार्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा अधिकार नहीं प्राप्त करता है विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्म। वो कहती है, दूसरा तत्व कह रहा है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर किसी अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 96 का ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है निम्न कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र यानी कि रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। देखिए, इन कूटों में से बताना है, हम पढ़ रहे हैं इसके ऑप्शंस को। किसानों का अपनी फसलें काटना, बिल्कुल सही। कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, बिल्कुल सही। अगला कह रहा है किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, ऐसा कोई मेल नहीं खा रहा है। किसी कारपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य से बांड जारी करना, ऐसा भी कोई कथन मेल नहीं खा रहा है। कथन 1 और 2 ही सही है। रियल सेक्टर के लिए किसानों का अपनी फसलें काटना और कपड़ा मिलों का कच्चा कपास को कपड़े में बदलना। 97 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा कथन पुष्टि करता है। देखिए, सेट सी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र को हम सॉल्व कर चुके हैं। 98 प्रश्न है भारत के संदर्भ में हाल में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। तो देखिए, बताना है कि कौन सी स्थिति है जो कि जनसंचार माध्यम के चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को परिलक्षित करती है। तो देखिए, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों में से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी 98 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन से सही है। देखिए, कथन है नई प्रौद्योगिकी प्राप्त कर पूंजीगत व्यय है, प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है और ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 इस पर हम चर्चा करें। देखिए, पहला ऑप्शन है कि नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। ऐसा कोई भी आधार नहीं मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसको मार्क कर लीजिए। हम क्वेश्चन सेट सी करा रहे हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र जीएस। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 100वां आखिरी प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है, बिल्कुल सही बात है, एक भाग जाता है। नीलामी में बाजार संविदा दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं, बिल्कुल सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पहला और दूसरा दोनों कथन पुष्टि करते हैं। इसी प्रकार के मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप ट्यून कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया को। कॉम्टेरिया नित्य निरंतर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण और रोचक लेक्चर्स की श्रृंखलाएं लेकर आपके समक्ष हमेशा प्रस्तुत होता रहेगा। आज कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल ने पूरे 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा क्वेश्चन सेट सी को पूर्णतः सॉल्व किया है। बने रहें, जमे रहें हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया पे। अगर यह क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें और कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जय मां गंगा, जय श्री राम, हर हर महादेव।